नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। आपको बता दें कि अगले 2 दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में ही रहेंगे और इस दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों से मुख्यमंत्री धामी मुलाकात करेंगे। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से सीएम धामी मुलाकात कर राज्य से संबंधित विषयों को रखने जा रहे हैं और साथ ही दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के दौरान उत्तराखंड की विषयों को रखा जाएगा और इसी के साथ साथ ऊर्जा विभाग से संबंधित स्वीकृति राज्य को मिली है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री और ऊर्जा मंत्री धन्यवाद उनका करता हूं। नहीं, वो कुछ हमारे बिजली विभाग से संबंधित जो परियोजनाएं हैं, उन योजनाओं को भारत सरकार के स्तर पर स्वीकृति प्राप्त होनी, उन्हीं के संबंध में मैं निवेदन करता हूं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और ऊर्जा मंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि जो 100 मेगावाट बिजली हम लोगों को आगे के माहों के लिए स्वीकृत कर दी गई है, जिससे निश्चित रूप से अभी हमको राहत भी मिलेगी और सहायता भी मिलेगी। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिनों के लिए दिल्ली दौरे पर हैं और बीते रोज धामी में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की है। और आपको बता दें कि अलकनंदा और भागीरथी नदी घाटी में प्रस्तावित 50% से अधिक निर्माण कार्य वाली परियोजनाओं को प्रारंभ किए जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि उत्तराखंड की विद्युत ऊर्जा की मांग की पूर्ति के लिए खुले बाजार से प्रति वर्ष 1000 करोड़ रुपए की ऊर्जा का कार्य किया जाता है और राज्य में उपलब्ध जल स्रोतों से लगभग 25,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता का आकलन किया गया है, लेकिन वर्तमान में केवल 4200 मेगावाट क्षमता की ही दोहन हो पा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी में बनने वाली जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि इसकी लागत 3808.16 करोड़ है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से पुनरीक्षित लागत की स्वीकृति का भी अनुरोध किया है। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त दिल्ली दौरे पर हैं और आपको बताते चले कि अभी ये दिल्ली दौरा उनका लगातार जारी रहेगा। इसी के साथ साथ उन्होंने सीआर पाटिल से मुलाकात की है और मुलाकात की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि उत्तराखंड में कई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए अनुरोध किया गया है। महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है, जिसके बाद से आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां पर उत्तराखंड में कई विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए और इसी के साथ साथ परियोजनाओं के निर्माण के लिए ये मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मुलाकात की गई है और इसी के साथ साथ आलाकमान के साथ ये जो बैठक है वो अब महत्वपूर्ण बताया जा रहा है और इसी के साथ साथ परियोजनाओं को शुरू करने का अनुरोध भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तरफ से किया गया है। ये मुलाकात की तस्वीरें बता रहे हैं, जहां दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं और वही आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव भी और इसके लिए भी लगातार तमाम पार्टियों की तरफ से तैयारी की जा रही है। तो वही अब इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी सजगता के साथ महत्वपूर्ण बैठक लेते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ साथ उनकी रवानगी इस वक्त दिल्ली में है। वहीं उत्तराखंड में विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, लेकिन मानसून के इस 3 दिवसीय सत्र की अवधि को लेकर विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है, इसलिए सत्र को मात्र 3 दिन का रखा गया है। जिसके जवाब में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने कहा है क्योंकि सत्र करदाता के पैसे से चलता है और यदि बिजनेस होता है तो सत्र की अवधि बढ़ाई जाती है, वही लेकिन यदि बिजनेस नहीं होता है तो सत्र की अवधि बढ़ाना जनता के साथ खिलवाड़ होगा। देखिए, मैं आपसे 2 चीजें कहना चाहूंगी। हर मुद्दों को, हर चीज को पॉलिटिकल रूप में ना देखा जाए।
सत्र लंबा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये निर्णय बिजनेस पर होता है। अगर बिजनेस है तो सत्र लंबा होगा। आप भी जानते हैं और हमारी सब जो जनता है वो भी जानती है कि जब सत्र चलता है तो टैक्स पेयर के पैसे से चलता है, उसमें पैसे लगते हैं, ऐसे ही नहीं चलता है सत्र। वहीं उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सदन में एम्स का विस्तार की योजना बनाने की मांग उठाई है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि एम्स ऋषिकेश, कुमाऊं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल को मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराना है और इसी के साथ साथ जिसमें मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में एम्स पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। लोगों की बेहतर इलाज को सुविधा देने के लिए नर्सिंग स्टाफ बढ़ाने की आवश्यकता है और इसलिए एम्स के विस्तारीकरण की अनुमति दी जाए। गंगा के तट पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार से उत्तराखंड को मिला था। एम्स ऋषिकेश की नींव 2004 में 2 फरवरी को रखते हुए तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि भविष्य में एम्स ऋषिकेश राज्यवासियों के लिए वरदान साबित होगा। आज ये सच हो रहा है। एम्स ऋषिकेश को स्वास्थ्य सेवाओं, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए रणनीतिक रूप से स्थित किया गया था। 27 मई 2013 से यहां ओपीडी की सुविधा शुरू हो गई। बीजेपी आजादी के महापर्व को हर घर तिरंगा अभियान के साथ इस बार भी व्यापक रूप से मनाने जा रही है और इस राष्ट्रीय अभियान की तैयारी को लेकर प्रदेश मुख्यालय से जो है आयोजित इस वर्चुअल बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि देश की अखंडता और देशभक्ति की भावना को अधिक ताकत देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कार्यक्रम देशवासियों को दिया है और इसी के साथ आपको बता दें कि पिछले 3 सालों से जारी इस राष्ट्रव्यापी अभियान को हमें इस बार भी 13, 14 और 15 अगस्त को बूथ स्तर तक मनाना है और इस संबंध में सभी जिलों से 3-3 लोगों को संयोजक और सह संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें आपको बता दें कि आगे मंडल स्तर पर जो है इस तक अभियान के लिए टोलियों का गठन किया जाना है। साथ ही युवा मोर्चा को विशेष रूप से इस अभियान के तहत विधानसभा स्तर पर तिरंगा यात्रा का आयोजन करना है, जिसमें बाइक रैली, स्कूटी रैली या फिर पद यात्रा आदि कार्यक्रम किए जाएंगे। जब से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली है, उनका लगातार प्रयास रहा है कि जिन लोगों ने आजादी के आंदोलन में देश को आजाद करने के लिए अपने सर्वस्व को न्यौछावर किया है, देश के लिए बलिदान हुए हैं, उनकी यादों को हम सबके बीच में हमेशा वो यादें ताजा रहें, उनके किए हुए बलिदान को हर घर याद रखे। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से प्रदेश में गरीबों और आर्थिक वर्ग के कमजोर तथा बीपीएल परिवारों को कम कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो गेहूं, 21 किलो चावल तथा 1 किलोग्राम चीनी प्रति राशन कार्ड बहुत ही मामूली दर से दी जाती है। मेरा नाम स्वामीनाथ मौर्य है और हमको फ्री राशन मिलता है। हमारा काम चल रहा है, गुजारा बस होगा हमारा बस होगा। ये कार्ड बना है, कार्ड के मुताबिक मतलब का हमको सामान मिलता है। ये सरकार की योजना चलती रहे और बहुत बहुत धन्यवाद है, आगे भी चलाने। मेरा नाम कमलेश है। खादी योजना वाला राशन मुझे 15 किलो चावल, 10 किलो गेहूँ मिलता है। पहले तो हम बहुत दिहाड़ी मजदूरी करते थे, काम उतना नहीं था। अब तो हमें फ्री राशन मिल रहा है। तो हमारा कुछ काम धंधा नहीं, मैं ठेली चलाता हूँ, मजदूरी करता था, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। अब जब से मुझे राशन मिलने लगा, मोदी जी का धन्यवाद जो कि हमें फ्री राशन मिल रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे गुलाबी राशन कार्ड धारक परिवार जिनकी मासिक आय 4,000 रूपए से कम है को शामिल किया गया है। राज्य के 60 लाख से अधिक लोग केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ ले रहे हैं। प्रदेश के गरीब तबके और जरूरतमंद परिवार के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। क्या रंग अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। चारधाम यात्रा में तैनात परिवहन विभाग के निलंबित हुए 4 कार्मिकों की बहाली को लेकर टनकपुर आरटीओ कार्यालय परिसर में बीते कई दिनों से धरना लगातार जारी है। संभागीय कार्यालय टनकपुर परिसर में कार्मिकों के द्वारा प्रवर्तन कर्मचारी संगठन परिवहन विभाग शाखा टनकपुर के बैनर तले पूर्ण कार्य का बहिष्कार कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि निगम के कर्मचारी विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले प्रदेश में पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं और वही चेतावनी देते हुए कहा कि निलंबित हुए कार्मिकों की बहाली न किए जाने पर संगठन के सभी सदस्य प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। देखिए, आपको बताते चले परिवहन विभाग के 4 कार्मिकों को निलंबित कर दिया गया था, जिनकी बहाली के लिए लगातार अब प्रदर्शन जारी है और इसी के साथ साथ अब चेतावनी भी दी गई है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। बहाली को लेकर लगातार प्रदर्शन कई दिनों से जारी है और इस बीच जो है लगातार अपनी मांगों को लेकर, कार्मिकों की बहाली को लेकर जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ आपको बताते चले कि मांगे मनवाने के लिए चेतावनी भी दी गई है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो जो ये प्रदर्शन है वो और उग्र होगा और उग्र जो है प्रदर्शन के लिए चेतावनी कर्मचारियों की तरफ से दिया जा रहा है। जहां आपको बताते चले कि परिवहन नगर निगम देहरादून की बात कर रहे हैं, जहां पर 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया था, जिनकी बहाली के लिए अब लगातार जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। संगठन की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, मांग किया जा रहा है कि जो 4 कार्मिकों को निलंबित किया गया था उनकी बहाली की जाए और इसी के साथ साथ अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो ये प्रदर्शन जारी रहेगा और ये प्रदर्शन जो है और उग्र आंदोलन का रूप लेगा। तो देखिए, तस्वीरें आपको बता रहे जहां पर ज्ञापन दिया जा रहा है कर्मचारियों की बहाली को लेकर। 4 कर्मचारियों को जो है निलंबित कर दिया गया था और इस बीच कर्मचारियों का लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और इन 4 कर्मचारियों के निलंबन को बहाली के लिए लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं जनपद चमोली के विकासखंड पोखरी के राजकीय इंटर कॉलेज थाला बैंड में शिक्षिका विभा थपलियान का ट्रांसफर राजकीय इंटर कॉलेज मैठाना में हो गया है, जिसके बाद विद्यालय परिवार के द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान अभिभावक, अध्यापक वर्ग, छात्र छात्राएं बेहद भावुक हुए। वहीं प्रधानाचार्य के.एस. रावत और सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप चौहान ने कहा कि विभा जैसी शिक्षिका समाज में शिक्षा के क्षेत्र में एक जो है नजीर को पेश कर रही हैं और वही छात्राओं को शारीरिक और मानसिक रूप से शिक्षा बेहद मजबूती बनाती है और जिससे छात्राओं का जो आत्मबल है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। वही शिक्षिका विभा थपलियाल ने कहा कि ट्रांसफर एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें सभी को अपने दायित्वों का पालन करना जरूरी होता है। राजकीय इंटर कॉलेज थालाबेट से
अर्थशास्त्र की प्रवक्ता श्रीमती विभा थपलियाल जी विदा हो रही हैं। उनका स्थानांतरण इसी जनपद में राजकीय इंटर कॉलेज मैठाणा चमोली में हो गया है। इस विद्यालय में श्रीमती विभा थपलियाल जी ने 2 वर्ष और 7 दिन कार्य किया। होटल हिमसागर अल्मोड़ा में ग्रामीण उद्यम वेरा वृद्धि परियोजना के कलेक्टर लेवल फेडरेशन CLF प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस दौरान जिला परियोजना प्रबंधक ग्रामीण उद्यम दौरा जो है आपको बता दें वेग वृद्धि की परियोजना राजेश बटवाल ने बताया कि होटल हिमसागर में ग्रामीण उद्योग वेग वृद्धि परियोजना और इसी के साथ रीप अंतर्गत नौनियुक्त CLF स्टाफ को परियोजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने के संबंध में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिवस में CLF स्टाफ के साथ साथ ब्लॉक और जनपद स्तरीय रीप स्टाफ भी उपस्थित रहे, जिसमें समस्त सहायक प्रबंधक विक्रम सिंह तोमर, संदीप सिंह, इंदिरा अधिकारी और कई लोग उपस्थित रहे। वहां प्रशिक्षण के प्रथम दिवस में सर्वप्रथम सहायक प्रबंधक लेखा द्वारा आजीविका संघों में उपयोगी समस्त दस्तावेजों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई और वहीं साथ ही यह भी बताया गया कि संबंधित आजीविका संघों में लेखा संबंधी आंकड़ों के सफल संचालन के लिए भविष्य में टैली के संबंध में जो है कार्य करना महत्वपूर्ण होगा। हल्द्वानी में आरटीओ दफ्तर में परिवहन और प्रशासन की बैठक हुई है। बैठक के दौरान 7 दिन के अंदर नैनीताल रोड से सभी बड़े वाहनों की पार्किंग को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन और परिवहन विभाग ने बैठक में अगले 7 दिनों में केमू और दूसरे बड़े वाहनों का संचालन करने वाली एजेंसियों को अपने पार्किंग खुद ढूंढने के निर्देश दिए गए हैं। मार्ग है ये इस पर ये समस्या रहती है कि अक्सर सड़क के किनारे काफी संख्या में बसें खड़ी हो जाती हैं। तो आज परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ और जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें केमू है या कुछ प्राइवेट एजेंसी हैं जो अपनी बसें संचालित करती हैं, उनके साथ एक बैठक की गई और उन्हें बताया गया है कि ये नो पार्किंग जोन है। सड़क जो चौड़ीकरण किया गया है ये यातायात के लिए है, तो वो लोग अपनी वैकल्पिक व्यवस्था कर लें। इसके अलावा नैनीताल रोड स्थित कुछ विद्यालय हैं, उनकी भी बसों का संचालन समुचित तरीके से नहीं हो रहा है, तो उन सभी को बताया गया कि 1 हफ्ते में अपनी व्यवस्था कर लें। सभी को एक समय दिया गया, उसके बाद प्रवर्तन की कठोर कार्रवाई इसमें की जाए। वहीं सरकार पूरे देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जगह जगह तरह तरह की योजनाओं में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को जो है साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन आज जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। आपको बता दें छात्र छात्राएं जसपुर SDM कार्यालय पहुंचे और 4-5 महीने में बंद पड़े NRST केंद्र खुलवाने की गुहार लगाई है। वहीं आपको बताते चले कि बच्चों और अभिभावकों के समर्थन में विधायक आदेश चौहान भी सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन अधिकारियों के कान पर जू तक का रेंगती हुई नजर नहीं आ रही है और केंद्र खुलेगा या नहीं इसका जवाब किसी भी अधिकारी के पास नहीं है। वहीं प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी सीताराम कछारिया ने बताया कि इस केंद्र को मार्च के जो है उसमें बंद कर दिया जाएगा और अगर कर दिया गया है मौके पर जाकर गांव के दौरान अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा कि 5 दर्जन से अधिक देश के कर्णधार कहे जाने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों को किस तरह साक्षर बनाया जा सकता है और इसके लिए अधिकारियों से वार्ता भी की जाएगी। उधर बस्ती में एक सेंटर चलता था और उसको जो हमें पता चला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से वो एडेड था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा न मिल पाने के कारण वो बंद कर दिया गया है और इसलिए शिक्षा विभाग द्वारा व्यवस्था की गई थी कि नजदीकी विद्यालय में है उनको एडमिशन करवाना था। लेकिन चूंकि ये पता चला है कि उनके जो नजदीकी सेंटर हैं एक 6 किलोमीटर और एक 4 किलोमीटर है,
वहाँ बच्चे वो जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो रोड अच्छी नहीं है। तो इसके लिए अभी ज्ञापन प्राप्त हुआ है, तो संबंधित जो विभाग है और अधिकारी हैं उनसे इस बारे में वार्ता की जाएगी, उनको लिखा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि बच्चों की जो पढ़ाई का जो हर्जा हो रहा है वो ना हो। और कोशिश तो पहले प्रथमतः यही की जाएगी कि उनको जो है वहाँ सेंटर जो खुला था, यदि वो किसी तरह से चालू हो सकता है तो उसको दोबारा चालू करने के लिए प्रयास किया जाए। चल रहा था 2009 से, जो 2024 में बंद कर दिया गया है। हम लोग यही चाहते हैं कि जो हमारा स्कूल बंद हुआ है इसे दोबारा चालू किया जाए। हमारे स्कूल की भविष्य का सवाल है, यही हमारी मांग है। तो सर हम उस दिन बीओ साहब से भी बीआरसी में जसपुर मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपका स्कूल चालू किया जाएगा। फिर उसके बाद वो लोग हमारे यहाँ गए सर्वे के लिए, तो फिर उसके बाद फिर हम मिले जसपुर में, तो उन्होंने कहा कि हमने जो है जीरा में शासन ने भेज दिया है। तो वो आश्वासन दे रहे हैं लेकिन स्कूल अभी तक चालू नहीं हुआ, बच्चों की पढ़ाई में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। कि भाई हमारी तो ये मांग है कि हमारा स्कूल दोबारा चालू किया जाए। स्कूल में पढ़ाती है, ये स्कूल गुजर बस्ती NRST केंद्र जसपुर ब्लॉक में पड़ता है। ये यहाँ पे 65 बच्चों की संख्या है, जो कि अब बंद हो चुका है। 31 मार्च 2024 को बंद कर दिया गया है ये स्कूल, जिसमें कि बच्चे कहीं नहीं जा पाएंगे क्योंकि 5 से 6 किलोमीटर के बीच की दूरी में कोई स्कूल नहीं है, आने जाने का कोई साधन नहीं है। सिर्फ यही एक स्कूल था जो कि बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ ले रहे थे, अब इसे भी सरकार ने बंद कर दिया गया है। ये बंद किया है परियोजना। वहीं पुरानी वायरिंग के चलते मंगलौर राजसीएससी अस्पताल में चिकित्सा प्रभारी के कक्ष में अचानक आग लग गई। कमरे से धुआं निकलता देख अस्पताल के कर्मचारियों के होश उड़ गए। वहीं कर्मचारी ने बिना समय गुजारे आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक अधीक्षक के ऑफिस में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। वहीं आपको बता दें कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गनीमत रही कि कर्मचारियों ने तत्काल इस आग पर काबू पा लिया, नहीं तो अस्पताल में जो है बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं आपको बताते चले कि चिकित्सा प्रभारी के मुताबिक अस्पताल की विद्युत लाइन पुरानी है, शायद इसलिए ये शॉर्ट सर्किट हुआ है। जैसे हमारा कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर गए हैं, ठीक है, और एलईडी गई है, एसी गया है, जो प्लास्टिक का सामान है हीट की वजह से वो गया है, और टेबल गई है, चेयर गई है, इस टाइप से। दस्तावेज वगैरह? दस्तावेज कोई हमारे वैसे इम्पोर्टेंट कोई भी नहीं गया है सर। तार तो ये जब से बिल्डिंग बनी है तभी के तार हैं, और क्योंकि हमारा फायर का सिस्टम लगा हुआ है तो इससे उन्होंने जल्दी इसको कंट्रोल कर लिया। ये पुराने एल्यूमिनियम के तार की फिटिंग है जैसा ना, तो पूर्व से ही लगभग मेरे को करीब 1 साल हो गया, पहले भी दिया हुआ है। वहीं पुणे की रहती थाना क्षेत्र अंतर्गत 14 बीघा क्षेत्र से संदिग्ध परिस्थितियां जो है मंक लापता हुई नाबालिग को पुलिस ने सकुशल बरामद करने में सफलता हासिल की है। नाबालिग को पुलिस ने एक युवक के कब्जे से बरामद किया है। नाबालिग को भगाने के आरोप में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है और वहीं एक मोटरसाइकिल भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। आपको बता दें, इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि वरिष्ठ उप निरीक्षक योगेश पांडे और महिला उप निरीक्षक दीपिका तिवारी को नाबालिग है और संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने की जानकारी परिजनों ने दी थी। इसी के साथ आपको बता दें कि शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू कर मामले का खुलासा कर दिया है। नाबालिग को शीघ्र बरामद करने पर एसएसपी नवनीत सिंह ने जो है पुलिस टीम को शाबाशी दी है। तो देखिए, आरोपी के कब्जे से नाबालिग को बरामद कर लिया गया है। ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर एक नाबालिग को देखिए जो है कब्जा उसको एक तरह से कहें तो देखिए उसे पकड़ लिया गया था। उसे अपने कब्जे में लेकर आरोपी लगातार जो है भागता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन इस बीच पुलिस ने संदिग्ध के साथ धरपकड़ की और इस बीच जो लापता हुई नाबालिग थी उसे देखिए अब बरामद कर लिया गया है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि जैसे ही यह खबर पुलिस को मिली उसके बाद से ही लगातार पुलिस आरोपी को धरपकड़ में लगी हुई थी। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार। प्रधानमंत्री